नमस्कार, कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ न कोई नीति है, न कोई नियम है। जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्धारंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार की राजनीति बेहद खूबसूरत है, जहाँ राजनीति के ककहारे से लेकर राजनीति के अंत तक का सारा जो है ज्ञान लिखा जाता है और इसे एक किताब की शक्ल दी जाती है। यहाँ के राजनीतिक अध्याय में हमेशा कुछ न कुछ नया जुड़ता रहता है। अब देखिए ना कि जब विपक्ष को भी कुछ जानकारी चाहिए होता है सत्ता पक्ष की, तो वे अपने इशारों से पूछ लेते हैं। हाल के ही दिनों में हमने देखा कि नीतीश कुमार जी के परम मित्र और बिहार में वर्तमान में बीजेपी के बड़े नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री हम बात करें सुशील कुमार मोदी जी की। सुशील कुमार मोदी जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार जी की पार्टी से यह पूछ लिया कि नीतीश कुमार जी जो विपक्षी एकता को लेकर के तैयारी कर रहे थे वह कहाँ तक पहुँचा। नीतीश कुमार जी का प्लान टाइटाई फिश हो गया और इसी बात को लेकर के पिन हो गए, एक्सीलेट हो गए जदयू के नेता और उन्होंने प्लान बता दिया। उन्होंने कह दिया, अगर देखें तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कह दिया, तो आपको देखें तो सुशील कुमार मोदी जी को, कि यह प्लान कोई भी जो है वो ख़राब नहीं हुआ है और 2024 में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यानी कि बता दिया कि अंडर करंट में प्लान चल रही है और इसी बात का असर अब जो है बिहार की राजनीति में दिखने लगा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी भीतर खाने में तैयारी कर रहे थे, अंदर अंदर यानी कि भीतर अंदर करंट के रूप में तैयारी कर रहे थे और क्या रणनीति थी इसको लेकर के अब जो है नीतीश कुमार जी के फैसले से स्पष्ट हो गया है। और नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को एक डेट दे दिया है। किस चीज़ का डेट दे दिया है, तो वे नीतीश कुमार जी कैसे क्या करने वाले हैं इसको लेकर के अब तिथि की जो है वह जानकारी सबके सामने आ गई है, सार्वजनिक पटल पर आ गया है। और इसके बाद तेजस्वी यादव जी बिहार में अकेले रह जाएंगे और नीतीश कुमार जी अपने काम में लग जाएंगे। क्या कुछ मामला है, चलिए आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि बिहार में अभी 2 जगह उपचुनाव संपन्न हुए हैं, मोकामा और गोपालगंज में, जिसके बाद मामला टाई हो गया क्योंकि एक एक पर रहा। जब एक एक पर मामला होता है तो इसे टाई ही माना जाता है। लेकिन विजेता बनने के लिए अगर देखें तो इस बार मुजफ्फरपुर का कुर्नी विधानसभा का उपचुनाव है, जहां जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि जदयू के जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा हुई तो हमने बताया था कि इसके पीछे का क्या कारण रहा है कि जदयू के प्रत्याशी वहां यानी कि मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा में जाकर के जो है प्रत्याशी बने हैं, वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे हमने आपको बड़ी कहानी बताई थी। इसके लिए आपको कुरुक्षेत्र का पुराना एपिसोड देखना होगा, जिसमें हमने यह बताया था कि कैसे जदयू में एक बड़ी टूट होने जा रही थी, जिसे नीतीश कुमार जी ने समय रहते पकड़ने की कोशिश की है, थामने की कोशिश की है। वह नीतीश कुमार जी के थामने से थम जाता है या फिर रेत की तरह होता है, जिसे जितनी जोर से आप बंद करते हैं उतनी तेज़ी से हाथ से निकल जाता है। ऐसा होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर देखें तो नीतीश कुमार जी जिस काम को लेकर के आगे चल रहे थे उस पर अब जो है उनके कार्यकर्ताओं की भी पैनी नज़र हो गई थी, क्योंकि जदयू के कार्यकर्ता यह देख रहे थे कि नीतीश कुमार जी जो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की बात कर रहे थे, तो उस प्लान में भी नीतीश कुमार जी का कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। और साथ ही साथ यह भी जदयू के भी कार्यकर्ता देख रहे थे कि तेजस्वी यादव जी कैसे जदयू के नेताओं पर और खासकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी को ओवरलैप करने पर लगे हुए हैं। सभी सरकारी काम हो या फिर फुटेज जहां भी लेने की बात हो, वहां तेजस्वी यादव जी प्रबल रूप से आगे आ जाते हैं और तेजस्वी यादव जी का कद कितना अधिक हो रहा है। और इसी बात को लेकर के जदयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी थी और हर तरह के फैसले में राजद के लोग कितने जो है आपको बता दें कि हस्तक्षेप कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के भीतर खाने में जदयू के कई नेताओं की नाराज़गी चल रही थी और इसी वजह से हमने देखा कि कैसे जो है बीजेपी के प्रवक्ता ने भी यह कह दिया कि कई ऐसे नेता हैं जदयू के, वे संपर्क में हैं बीजेपी के, क्योंकि वे यहाँ अपना राजनीतिक भविष्य नहीं देख रहे हैं, इस पार्टी का ही राजनीतिक भविष्य नहीं देख रहे हैं। और इसके साथ ही आपको एक और खबर ये बता दें कि अगर गांव देहात गांव कस्बों की बात करें तो लगातार हम उधर भी बने रहते हैं, तो ऐसे में उधर से भी जो रिपोर्ट आ रही है तो कि गांव कस्बों में जदयू की अभी वर्तमान में सदस्यता अभियान चल रही है। और सदस्यता अभियान में जो जदयू के पुराने नेता हैं वे कार्यकर्ताओं को और जो नए सदस्य हैं उनको रिझाने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की गठबंधन
की जो नीति है उसको लेकर के लोग जो है कार्यकर्ता के साथ साथ जनता जो है अच्छी खासी नाराज है। और ऐसे में नीतीश कुमार जी भी स्थिर पड़ते जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ताबड़तोड़ तरीके से एक बार फिर से बाउंस बैक काम किया है और एक्शन में नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने राजद से जो है वह सीट अपने कब्जे में ले लिया, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी वाला। इससे भरोसा दिलाने का कोशिश किया अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कि नहीं, नीतीश कुमार जी की जो नीति थी वह अभी भी स्ट्रांग है, नीतीश कुमार जी का जो दिमाग था वह चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी ने एक तिथि भी मुकर्रर कर दी है और इस तिथि को लेकर के नीतीश कुमार जी ने अब जो है सार्वजनिक जगह पर भी बात करनी शुरू कर दी है। क्या कुछ मामला है, चलिए आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि हमने पहले से ही कहा था कि बिहार में कैसे आरक्षण को लेकर के एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आरक्षण और जातीय जनगणना, ये दो बात समझ लीजिए। जातीय जनगणना किस लिए जरूरी थी? तो जातीय गणना खासकर ओबीसी की जनगणना नीतीश कुमार जी करवाना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार जी इसको लेकर के पहले केंद्र सरकार के पास गए थे। जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे उस समय बीजेपी के साथ साथ सभी नेताओं को लेकर के गए थे। तो आपको याद होगा कि बीजेपी के शीर्ष नेता तो नहीं गए थे बिहार बीजेपी के नीतीश कुमार जी के साथ, लेकिन बीजेपी कोटे से मंत्री थे उस समय रामसूरत राय जी, वो उनके साथ गए थे। और नीतीश कुमार जी जो हैं वह सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं, उसमें राजद के भी प्रतिनिधि थे, तेजस्वी यादव जी भी थे, उनके साथ जाकर के उन्होंने दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी और उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन इसके बाद जो है संसद से ही यह फैसला आ गया था जिसमें जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराए जाने वाली जो मांग थी उसे ठुकरा दिया गया था। जिसके बाद नीतीश कुमार जी इस पूरे प्रकरण पर कितना तीखा हो जाते हैं और अपने ही गठबंधन के बड़े घटक दल बीजेपी, जो तत्कालीन गठबंधन था एनडीए का, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसके साथ कैसे भिड़ जाते हैं नीतीश कुमार जी और बिहार में अपने खर्चे पर, बिहार सरकार के खर्चे पर जो है वह जातीय जनगणना कराने की बात कर देते हैं। जिसके बाद हमने यह भी देखा था कि मुकेश सहनी जी कैसे इसमें सामने आए थे और उन्होंने सरकार को एक बड़ा राशि देने का उन्होंने ऐलान भी किया था। कई लोग जो हैं उन्होंने ऐलान करने की दान देने की बात की थी जब बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराने के लिए राजी हुए थे। इसके बाद हमने यह भी देखा कि बिहार कैबिनेट से इन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं भी हुई, मुहर भी लग गया। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। रणनीति क्या है तो यह हमने पहले भी बताया था, लेकिन एक बार फिर से आपको दोहराते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार में ओबीसी समाज के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और देश में अगर देखें तो पूरे देश में ओबीसी समाज का जो प्रतिशत है, वह आबादी है, वह 70% से अधिक माना जा रहा है। क्योंकि अभी तक जातीय जनगणना नहीं हुई है तो ऐसे रफ में माना जा रहा है कि ओबीसी समाज पूरे देश में जो है 70% से अधिक है। और ऐसे में आपने यह नारा जरूर सुना होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और इस जो ये जो नारा है इसके पीछे का जो क्रीम है इसे भी समझने की ज़रूरत है। अब समझिए, जो इस जाति का आरक्षण की बात कर देता है, आरक्षण को बढ़ाने की बात कर देता है, तो ऐसे में उनके पास जो है एक बड़ा वोट बैंक मिल जाता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति में तो उतरेंगे, लेकिन जब वोट बैंक नहीं है तो वोट बैंक तो बनाना पड़ेगा राष्ट्रीय राजनीति के लिए। तो ऐसे में जब देश में 70% से अधिक ओबीसी समाज हैं तो नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना करा करके बिहार में वह यह दिखाए कि बिहार में इतनी संख्या है और उनकी हिस्सेदारी की, उनके भागीदारी की बात वे करेंगे, उनके पैरवीकार बनेंगे। और बिहार का मॉडल, यह जो जातिगत जनगणना वाला, ओबीसी जनगणना वाला मॉडल है, उसको उठा करके उसके फायदे को गिनाते हुए नीतीश कुमार जी देश भर में ओबीसी समाज को इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे। और 70% जब आबादी है उसका अगर देखें तो अगर एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार जी की तरफ मोबालाइज हो जाता है आरक्षण के नाम पर, जातीय जनगणना के नाम पर, ओबीसी समाज के गणना उसके बेहतरी के नाम पर, तो नीतीश कुमार जी को कोई रोक नहीं सकता है राष्ट्रीय राजनीति में उतरने के लिए। एक बड़ा जनाधार बन जाएगा। नीतीश कुमार जी इस प्लान को लेकर के पहले से चल रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि तिथि किस चीज़ की मुकर्रर हो गई है। 7 दिसंबर तिथि तय कर दिया गया। आप समझिए, दिसंबर का महीना नीतीश कुमार जी के लिए खुशियों का सौगात लाने वाला है। क्योंकि एक और जहां 5 दिसंबर को जदयू के प्रत्याशी ही मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में उपचुनाव में फाइट करते हुए नजर आएंगे, 8 तारीख को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। वहीं 7 दिसंबर को नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपना काम बिहार से करते हुए नजर आएंगे, उस काम का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ मामला है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार का पड़ोसी राज्य है झारखंड, बिहार से ही अलग हुआ था। वहाँ पर जो आरक्षण का जो सीमा था उसमें संशोधन करके आपको बता दें कि अब
झारखंड में 77% तक आरक्षण कर दिया गया है। यानी कि वहाँ जो जातीय गत जो आरक्षण थी, ओबीसी, ईबीसी, गरीब सवर्ण, इसके साथ जो है अगर देखें तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी एसटी, तमाम तरह के आरक्षण में जो है संशोधन किया गया है। वहाँ आरक्षण का जो 50% वाला जो सीमा था और जो सवर्ण आरक्षण वाला जो बात था, दोनों मिलाकर के 60% वाला जो होता था, इसमें विवाद भी चल रहा था कि 50% का आरक्षण का नियम जो है तोड़ा गया, ये किया गया। तो इन तमाम चीज़ों को कर करके टोटल 77% आरक्षण झारखंड में कर दिया गया। और इसी बात को आधार बना करके बिहार के कई नेता अब नीतीश कुमार जी से मांग करने लगे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस तरह की चर्चा छेड़ दी है। इसके साथ साथ वाम दलों का समूह ने भी नीतीश कुमार जी से झारखंड के तर्ज पर आरक्षण की बात कह दी है। अब आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का सत्र चलने वाला है और वह दिसंबर के दूसरे सप्ताह में चलने वाला है, यानी कि करीब 7 तारीख के बाद, यानी कि जो उधर का जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का सत्र चलने वाला है। और इसी सत्र में आपको बता दें कि इस बात का ऐलान हो सकता है। बिहार विधानसभा में अभी नीतीश कुमार जी और पूरे गठबंधन के, महागठबंधन के घटक दलों की संख्या अधिक है, तो ऐसे में इस पर आम सहमति बन सकती है। और नीतीश कुमार जी जो आरक्षण का जो स्लैब है, एक जो गरीब सवर्ण वाला आरक्षण आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिया, जिसकी ब्रांडिंग भाजपा कर रही है, और ओबीसी आरक्षण, खासकर इसके केंद्र में ओबीसी आरक्षण रहेगा बिहार में, इससे जो है नीतीश कुमार जी बढ़ाने की बात करेंगे और पूरे स्लैब को बढ़ाने की बात करेंगे। जिसके बाद क्या हो जाएगा कि नीतीश कुमार जी एक ओबीसी समाज के लिए नाजीर पेश करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद आपको बताते हैं कि और 28 तारीख वाली क्या बात है। तो 7 तारीख के बाद इस तरह का कुछ हो जाएगा और इसके बाद जो है हो सकता है, हम ये कह रहे हैं, इस तरह की रणनीति चल रही है, भीतर खाने में खबर चल रही है और अंदर करंट तैयारी चल रही है। इसके बाद 28 तारीख क्यों खास है? 28 तारीख को आपको बता दें कि बिहार में भारत यात्रा जो चल रहा है, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है कांग्रेस का, उसका 28 दिसंबर से बिहार में यात्रा शुरू होना है। और ऐसे में जो कांग्रेस के बड़े अधिकारी जो आए थे, दिग्विजय सिंह भी आए थे यहाँ पटना, तो उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी को भी इस यात्रा में शामिल होने का ऑफर दिया है। बात समझ लीजिए, 7 दिसंबर 8 दिसंबर, यानी कि जो दिसंबर का दूसरा सप्ताह है, उस सप्ताह में नीतीश कुमार जी ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे और इसे जो है वहाँ लेकर के आएंगे और आरक्षण का स्लैब बढ़ाने की बात करेंगे विधानसभा में, विधानसभा के दोनों सदनों में। और इसके बाद अगर देखें तो 28 तारीख से ब्रांडिंग करने के लिए नीतीश कुमार जी इस बात का उतर आएंगे और लोगों के बीच में रहेंगे। कांग्रेस का ये यात्रा जो है एक नमूना होगा, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस की जो यात्रा हो रही है उसका कवरेज कितने स्तर पर हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर यह यात्रा चल रहा है, तो इस यात्रा के बहाने नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में ओबीसी आरक्षण का ब्रांडिंग करते हुए नजर आएंगे। और ये तमाम तैयारी जो है 2024 की तैयारी का एक हिस्सा होगा। नीतीश कुमार जी के पास मुद्दा है, इस मुद्दे को भुनाने का नीतीश कुमार जी भरपूर कोशिश करेंगे और राष्ट्रीय राजनीति में उतरने के लिए इससे बेहतर मुद्दा नीतीश कुमार जी के पास फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जब साथ है और कांग्रेस के इस प्लेटफॉर्म से नीतीश कुमार जी यह बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार जी का एजेंडा बहुत तेजी से फैलेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी ने दिसंबर भर का प्लान सेट कर लिया है। आपको याद होगा कि कैसे बीजेपी भी मिशन बिहार पर काम कर रही है, अभी से ही 2024 के लिए काम कर रही है। तो नीतीश कुमार जी अपने रणनीति को लेकर के अब सामने आ गए हैं और एक लंबा प्लान जो काफी समय से चल रहा था, जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण, आरक्षण का स्लैब बढ़ाना, इसके बाद कैसे ब्रांडिंग, यानी कि सबके लिए जो है डेट तय कर दिया गया है। 7 दिसंबर और 28 दिसंबर ये 2 तिथि है वो बेहद खास है। और खासकर अब जवाब जो है सुशील कुमार मोदी जी को मिल गया होगा आधिकारिक रूप से कि नीतीश कुमार जी क्या तैयारी कर रहे हैं, विपक्षी एकता से क्या हुआ और नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति में उतरने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। और ये सुशील मोदी जी को जवाब हो या न हो, लेकिन नीतीश कुमार जी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, जदयू के कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे करके उन्हें एक सूत्र में बांधने का और उन्हें यह बताने का कोशिश किया है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नाम में नीति है। खैर जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। कैसा लगता है आपको हमारा ये शो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन लगातार खुले हुए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो पता चलता है कि चीज़ें किस तरह की आ रही है। और कमेंट करके बताइए कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।